Alright, students, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन कंपाउंड्स में कौन सा केमिकल बॉन्ड होता है। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब एक कंपाउंड की बात करते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर बना है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि एक बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स या एनर्जी। ठीक है, तो वो होल्ड करता है, यानी कि अगर एक नया कंपाउंड, फॉर सपोज कंपाउंड ए और कंपाउंड ए और कंपाउंड बी मिलके, फॉर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी मिलके जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो एक नया कंपाउंड सी बना। ठीक है, तो वो सी कंपाउंड किससे मिलके बना है? कंपाउंड ए और कंपाउंड बी से। केमिकल कंपाउंड ए और केमिकल कंपाउंड बी से केमिकल कंपाउंड सी बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल, तो केमिकल कंपाउंड सी के अंदर केमिकल कंपाउंड ए और केमिकल कंपाउंड बी जुड़े हुए एक दूसरे से, जब भी केमिकल कंपाउंड सी बना। तो वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एनर्जी उनको आपस में जोड़े रख रही है, जो एनर्जी उनको एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रही, उस फोर्स को, इस एनर्जी को, उस स्टेट को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड जो है वो उन दोनों केमिकल कंपाउंड्स को अलग नहीं होने दे रहा, और उस केमिकल बॉन्ड की वजह से एक नया कंपाउंड बन रहा है। क्या केमिकल कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की वजह से जब उन्होंने उसको इन दोनों को रिएक्ट करवाया, मिक्स किया, ये दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, तो क्या केमिकल कंपाउंड सी बना। और बनने की वजह से अब जाहिर सी बात है कि नया कंपाउंड बना है ना कोई, तो किसकी वजह से बना है? उन दो पहले कंपाउंड्स की वजह से। तो वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उनको जोड़ने की जो टेंडेंसी है, दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। अब ये बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो दो मेन टाइप्स है ना, वो ये दो हैं, आयोनिक और कोवलेंट। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ोगे। तो आपकी बुक में, 9 क्लास की बुक में बहुत ज़्यादा बड़ी डिटेल्स नहीं है, तो जितनी डिटेल्स है मैं सिर्फ आपको उतना बताऊंगा। अच्छा, आयनिक बॉन्ड की वजह से अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा। यहाँ पे देखें, ये एक केमिकल कंपाउंड है सोडियम। क्या कहते हैं इसे? सोडियम। मैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर का है, दिस इज सोडियम, Na। इसमें सबसे एंड वाले में देखें, आपको एक येलो कलर का इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा। बिल्कुल एंड वाले शेल में देखें, सोडियम Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसके एंड वाले शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 23। उम्मीद है ये आपने जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में ये पढ़ा होगा कि किसका क्या किसका क्या एटॉमिक मास होता है। ये सब आपको याद रखना है। और एटॉमिक नंबर कम से कम आपको शुरू के 20 एलिमेंट्स का, मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ कि शुरू के 20 एलिमेंट्स का आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद करें। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, Ca, H फॉर हाइड्रोजन, Ca फॉर कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और एटॉमिक नंबर 20 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर आप कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं,
टोटल 20 एलिमेंट्स हैं यहाँ तक, तो उनके आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। वो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ईजिली याद हो जाता है। सबको गाने भी आराम से याद हो जाते हैं, ये भी ईजिली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एक एटम है, ये याद रखना कि ये जो इनर पार्ट है ना, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का इनर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, जो किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब पहला जो शेल होता है ना, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जितने भी शेल्स होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ओके। उसके बाद जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं एक शेल में, तो वो दूसरे शेल में शिफ्ट हो जाते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स। फिर जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर वो दूसरे शेल में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। किसी को भी किसी एटम का शेल का एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, अनलिमिटेड शेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके कंसर्न का नहीं है, आपके कंसर्न का सिर्फ ये होना चाहिए कि ये जो एटम है सोडियम, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, यानी कि आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक। सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ। अब होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए ना। कितने होने चाहिए, 8, ठीक है। मैंने आपको भी यही बताया ना कि एक शेल के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। हर एटम चाहता है कि वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। उसमें कोई अनसेटिस्फैक्शन ना रहे, यानी कि वो कोई भी एटम रिएक्टिव इस वजह से होता है, एलिमेंट रिएक्टिव इस वजह से होता है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होता। उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो अपने शेल को कंप्लीट कर सके और वो स्टेबल हो सके, यानी कि सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। तो अब ये सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा सोडियम, क्यों? क्योंकि इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बताया कि हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिवाय पहले शेल में जिसमें सिर्फ 2 होते हैं। नज़र आ रहा है ना आपको? सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से और 2 से ज़्यादा नहीं आते। उसके बाद बाद वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये वाला शेल और सेटिस्फाइड है। उसके बाद शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अभी उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब जाके वो सेटिस्फाई होगा, जब जाके वो स्टेबल होगा, यानी कि अभी वो स्टेबिलिटी में नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन जब वो अपने एटम के अंदर बुलाएगा, इसका मतलब उसको एनर्जी भी तो 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर चाहिए होगी, है ना। तो इससे अच्छा ये नहीं कि वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दे अपने शेल से, तो वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाता है, तो इस तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव आयन, जिसे क्या कहा जाता है, इस आयन को पॉजिटिव आयन कहा जाता है। जब ये जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इस एटम पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का, और अब ये एटम नहीं कहलाता, अब ये आयन कहलाता है, ठीक है। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप नीचे वाला एटम देखो क्लोरीन का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इससे छीन लेता है, सोडियम से छीन लेता है और अपने ऑक्टेट में रख लेता है। इस तरह से क्या होता है, ये जो क्लोरीन का एटम है, ये बन जाता है क्लोराइड आयन। क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन। और ये ये कहलाता है एन आयन। क्लोरीन का एटम एन आयन कहलाता है, और सोडियम का एटम कैट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडियम का एटम इज द पॉजिटिव आयन व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन बन जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एटम रिसीव कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन, यानी कि नेगेटिव आयन जिसे कहा जाता है एन आयन। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, सोडियम के आयन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, और नीचे वाले ग्रीन वाले जो क्लोरीन के एटम है उसमें कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये सब आपको पता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से तो ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इन दोनों को होल्ड जो फोर्स कर रही है दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड, और इस केमिकल बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सोडियम से क्लोरीन के अंदर। क्या ये ट्रांसफर हो गया, क्या ये ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल हो गया। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में था वो इसको ट्रांसफर कर दिया। अब सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। सोडियम के भी अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है ना। हम उस वाले को तो कंसीडर ही नहीं करते जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिस शेल में, उस शेल को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो हम उस शेल को देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अभी सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और क्लोरीन के आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इसका मतलब दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन स्टेबल के साथ साथ ये दोनों अब सारी जिंदगी एक दूसरे से चिमट कर रहेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर रहेंगे। ठीक है, और एक नया केमिकल कंपाउंड बनेगा जिसे कहा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, जो आपके घर का नमक होता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। घर का जो नमक होता है दैट इज द सोडियम क्लोराइड। उसमें सोडियम का एटम, ओ सॉरी आयन, और क्लोराइड का आयन एक दूसरे से मिल के बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो आपके घर का नमक होता है। आपके उस नमक के एक ग्रेन के अंदर, एक वो जो एक ग्रेन होता है ना उसका, छोटा छोटा जो ग्रेन्स होते हैं उसके एक अंदर लाखों मिलियंस ऑफ इतने सोडियम क्लोराइड होते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ और एक कंपाउंड बन गया, और ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है आयनिक कंपाउंड, और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। सही है। अब जाहिर सी बात है क्लोरीन के लिए आसान ये भी था कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करना, उसको इतनी एनर्जी चाहिए, बजाय कि वो इन 7 अपने शेल के 7 इलेक्ट्रॉन में अगर वो सातों के सातों को रिमूव करता तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती, और अगर सोडियम इन 7 को अपने पास बुलाता तो उसको उस हिसाब से एनर्जी चाहिए होती। तो दोनों ने ये, मतलब जो एनर्जी पे डिपेंड करता है कि किसके पास कितनी एनर्जी है। अभी जाहिर सी बात है किसी एटम की एनर्जी, जाहिर सी बात है हर इंसान भी चाहता है कि वो कम से कम एनर्जी में और कम से कम पैसों में अच्छी चीज़ ले आए और स्टेबल भी हो जाए। ठीक है, तो ये इंसान की भी कोशिश है, इसी तरह एटम की भी एक कोशिश है कि वो कम से कम एनर्जी में स्टेबल हो जाए। तो ये इसने भी, सोडियम ने भी अपने कम से कम एनर्जी खर्च करके स्टेबल हो गया, और क्लोरीन ने भी। और अब ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़ गए हैं, और ये एक आयनिक बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे आते हैं, ionic bond ionic bonding is a type of chemical bonding that involves the electrostatic attraction between oppositely charged ions and is the primary interaction occurring in ionic compound transfer of electrons। ठीक है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही जो मैंने आपको बातें बताई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लें, या आपको डेफिनेशन याद करनी है। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे,
अच्छा एक ही बात है, क्वेश्चन नंबर 1 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है, आप कोई से भी याद कर लें। अच्छा आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, इसको लिख लें अपने पास, इलेक्ट्रोवेलेंट बाकी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या है? सबसे पहले पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली हार्ड सॉलिड बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the ions are strong and non-directional, they contain no molecules. अब ये हमेशा सॉलिड, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी टाइट होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो भी कंपाउंड होता है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। अब नंबर 2, आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म्स, आयंस कैन मूव, हाउएवर आयनिक कंपाउंड डू नॉट ionic solids do not conduct electricity as ionic solids do not conduct electricity as the ions are not free to move. हाँ, अगर आप नमक को लें, नमक एक आयनिक कंपाउंड है ना, सोडियम क्लोराइड, जैसे अभी मैंने बताया। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही एग्जांपल मैंने आपको बताई सोडियम क्लोराइड की, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी होंगी। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे आपकी बहुत सारी एग्जांपल पता चलेंगी, लेकिन अभी जो बेसिक एग्जांपल है ना, आप इतना याद रखो, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सब इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, किसी के पास किसी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, किसी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 3, बस 3 से ज़्यादा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि 3 से ज़्यादा पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती देने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड की मैं आपको दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये बता रहा था कि अगर आप एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसको मेल्ट कर देते हो, तो जब आप उसमें से करंट पास करोगे ना तो करंट पास होगा, लेकिन अगर आप सॉलिड फॉर्म में करंट पास करोगे तो करंट पास नहीं होगा। मसला ये है कि जब आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं नमक को पानी में घोलता हूँ तो जो सोडियम, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब तो सोडियम और क्लोरीन का आयन जो है वो एक दूसरे से अटैच होके कंपाउंड बनाया हुआ होता है ना उसने, लेकिन जब मैं उनको पानी में डिसॉल्व करता हूँ तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब आयंस बन गए, आयंस बन गए तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में आयंस नहीं बने हुए होते, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। फिर देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, इस वजह से, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, है ना, तभी ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो इनको जोड़े रखती है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है। फिर ionic compounds are usually but not always soluble in water and insoluble in organic solvents such as petrol, benzene. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे पेट्रोल, बेंजीन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कि वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मतलब आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूट वो होता है जो आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट, जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादातर सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। हर आयनिक कंपाउंड को आप 90% जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो डिसॉल्व करोगे जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन भी एक कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोजन कंपाउंड है, सोडियम कंपाउंड है, क्लोरीन कंपाउंड है, इस तरह से कार्बन भी एक कंपाउंड है, एक स्टैंडर्डाइज कंपाउंड है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि इस कार्बन कंटेनिंग जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें, जैसे पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें ये आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो सकते। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपको रीज़न नहीं जानना क्यों नहीं होते, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको सब फर्स्ट ईयर में पता चल जाएगा। बहुत डिटेल है इसकी, केमिस्ट्री इज अबाउट वेरी मच डिटेल्स। ओके, ionic compounds do not vaporize readily at room temperature, they are non-volatile, they have high densities। अगर आप आयनिक कंपाउंड को ऐसे ही रख दें
तो वो वेपराइज नहीं होंगे। पेट्रोल को जब आप रखते हो खुला छोड़ दो तो वो कुछ देर बाद उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। पानी को आप बॉईल करने रखो आप, वो उड़ जाता है, ठीक है, वेपराइज हो जाता है। पानी वेपर वेपर में बन के वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है। और इसी तरह पेट्रोल भी, पेट्रोल रूम टेम्परेचर पे रखो वो गायब हो जाता है। नेल पॉलिश का जो थिनर होता है, लड़कियां तो जानती होंगी, जब नेल पॉलिश रिमूव करते हैं तो वो जो थिनर होता है, व्हाट इज दैट, अगर आप उसको थोड़ी देर खुले में छोड़ दो तो वो भी गायब हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। ये सारे रीजंस जो है वो इसकी डिटेल्स, बेतहाशा डिटेल्स हैं। तो ये आप खुद ही देख लोगे जब आप हायर क्लासेस में आओगे, तो आप देख लोगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड को अगर आप इसी तरह पेट्रोल और नेल पॉलिश के थिनर की तरह अगर आप खुले में रखोगे तो नहीं वेपराइज होगा। ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से वेपराइज नहीं होता, जो आसानी से हवा में नहीं उड़ जाता, मतलब कि इवेपोरेट नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटीज भी हाई होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। अब आते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड कहाँ गया, ये रहा। कोवलेंट बॉन्ड पे देखते हैं, और तो कुछ नहीं रहा ना यहाँ पे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बाउंडेड एटम्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये वाला